चलिए सुनते हैं मन के बंधन भाग 2 की कहानी। एक दो बार अधीर को लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में देखकर भी माधवी ने अनदेखा कर दिया, पर धीरे धीरे उसकी बेशर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो एक दिन वह अपना जरूरी सामान समेट हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दी थी। ऐसा स्वार्थी, निकृष्ट और आत्मकेंद्रित व्यक्ति के साथ जीना नरक भोगने के समान था। एक बार माधवी मायके लौट आई तो अधीर के अनुरोध करने पर भी वापस नहीं लौटी। 3 साल का वैवाहिक जीवन तलाक में बदल गया। माधवी के पास मैनेजमेंट की डिग्री थी ही कुछ दिनों के बाद बेंगलोर की एक कंपनी में उसे काम मिल गया। यहाँ आकर उसने किसी से भी अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाई। अधीर की कटिल और स्वार्थी चालों ने उसके निष्कपट चित्त को इतना संकालू बना दिया था कि अपने एक एक कदम सहम कर रखती थी। उसे लगता नियति ने उसके जीवन में सच्चा प्रेम लिखा ही नहीं है, प्रेम में हमेशा प्रवचना ही लिखा है। अब इस लड़की की बातों ने उसे परेशान कर रखा था। जरूर यह किसी न किसी तरह उसे जानता पहचानता है, इसीलिए अपने मास्क में अपनी पहचान छुपाए उसे परेशान कर रहा है। दूसरे दिन शाम को सामने बालकनी में नजरें घुमाई तो वही लड़का मास्क लगाए पौधे को पानी दे रहा था। वह अपने फ्लैट से निकलकर अपने नियत स्थान पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद ही उसकी पीछे से आवाज आई, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? आज तो शाम ढलने के पहले ही आ गई। ओह, लगता है मेरी याद सता रही थी। कोई बात नहीं, तुमने याद किया और मैं भागा चला आया। इसे कहते हैं दिल का दिल से रिश्ता। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अभी तक मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा और आप हैं कि तुम पर तो उतर ही आए। साथ ही प्यार की पेगे भी उड़ाने लगे। अरे मैडम, प्यार का नाम से क्या लेना देना? चुपचाप अपना मास्क हटाइए। देखो तो आप हमारे हैं कौन? माधवी भी तो कबंदी बैठाते हुए बोली। कुछ देर तक वह आंखें झपकाते खड़ा रहा, फिर हंसते हुए बोला, कोरोना काल में ऐसे मास्क हटाने की बात ना करें मैडम जी, पुलिस पकड़ लेगी। फिर जाने क्या सोचकर अपना मास्क हटा दिया। अब एक जाना पहचाना करीबी चेहरा उसके सामने था। हेमंत, तुम हेमंत हो ना? आश्चर्य और खुशी से वह बच्चों सी किलक उठी। खैरियत है कि तुम्हें अब तक मेरा नाम याद है। तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ? तुम वही हो जो कभी आने का वादा कर मुकर गए। याददाश्त तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर जल्दबाजी में तुम्हारी कोई सानी नहीं है। चटमंगनी पट ब्याह कर लिया और मेरे विषय में पता करने की कोशिश तक नहीं की। पता उसकी करते हैं जिसका कोई अता पता हो। तर्क अच्छा देती हो, पर तुम अच्छे से जानती थी कि मेरे दिल्ली आने के बाद से मेरे फ़ोन पर पाबंदी लग गई थी। इसीलिए चाह कर भी मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा था। पर तुम्हें भुला देना मेरे बस में नहीं था। अपने जीवन के हर खुशी और गम में मैंने सबसे पहले तुम्हें ही याद किया। कल्पना में ही सही, पर दिल की सारी बातें पहले तुमसे ही करता, जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। शायद यह मन का बंधन था जिसकी डोर तुमसे बंधी थी। सोचा था नौकरी मिलते ही तुम्हारे पास पहुंच कर तुम्हें सरप्राइज दूंगा। जैसे ही मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर जॉब में आया, सबसे पहले तुम्हें ढूंढते हुए पटना गया। पर नियति का खेल देखो, सरप्राइज देने गया था, पर वहाँ एक दूसरा सरप्राइज मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे सारे सपने बिखर गए। तुम अधीर की हो चुकी थी। इस समाचार से ऐसी व्याकुलता का अनुभव हुआ जैसी मेरी चेतना की विलुप्त हो गई हो। किसी तरह मैं घर लौटा। तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया, जिस फैसले को आज तक कोई नहीं बदल सका। बेंगलोर में ही इसरो में साइंटिस्ट के पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने अपने आप को रिसर्च के कामों में झोंक दिया। तुम्हारा मोह एहसास ही अब मेरे जीने का एकमात्र आधार था। कभी कभी आंटी को फ़ोन कर तुम्हारा हाल चाल पूछ लेता, पर उन्हें मना कर दिया था कि तुम्हें मेरे विषय में न बताएं। तभी एक दिन आंटी ने तुम्हारी शादी टूटने की बात बताई।
और साथ में तुम्हें बेंगलोर में नौकरी मिलने की बात बताई। मुझसे बेंगलोर में तुम्हारे लिए एक फ्लैट ढूंढने की जिम्मेदारी भी सौंपी। जिस फ्लैट में तुम रह रही हो उसे मैंने ही किराए पर दिलवाया था, पर आंटी को तुम्हें बताने से मना कर दिया था। तुम्हारे यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद ही पूरे शहर में कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, पर मैं तुम्हारा हाल चाल उन्हें बताता रहता हूँ। इतनी बड़ी साजिश की तुम दोनों ने, माधवी तुनकते हुए बोली। तभी हल्की बारिश होने लगी थी। आकाश पूरी तरह काले बादलों से ढकने लगा था। हल्की बारिश का आनंद उठाती माधवी वहीं खड़ी भीगती रही। तभी अचानक बढ़कर हेमंत ने उसका हाथ थामा और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही दोनों माधवी के फ्लैट में थे। माधवी एक तौलिया हेमंत को थमा खुद भी अपने भीगे कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई थी। जब वह वॉशरूम से निकली, गुलाबी टॉप और नेवी ब्लू रंग के जींस में जैसे उसका रूप ओस में भीगे ताजे गुलाब सा निखर आया था। हेमंत उसे निबंध दृष्टि से जड़वत देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितना नायाब हीरा मेरी हाथों से फिसल गया। माधवी ने बात बदलते हुए पूछा। डिनर तक रुक सकते हो? कुछ पकाती हूँ। पहले कॉफ़ी तो पिलाओ। फिर तो कॉफ़ी पीते पीते ढेर सारी बातें शुरू हो गई। माधवी ने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? क्या सारी उम्र ब्रह्मचारी रहने का इरादा है? वह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने तो सिर्फ तुम ही से प्यार किया। मेरे सारे सपने तुम्ही से शुरू और तुम्ही पर समाप्त होते हैं, पर अचानक तुम मेरी जिंदगी से चली गई। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। चाह कर भी तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। तुम क्या गई, मैं आधा अधूरा हो गया। अब इस अधूरे जीवन को तुम ही पूरा कर सकती हो। तलाक के बाद से तो मेरी खुद की जिंदगी में ही एक नया मोड़ आ गया है, जहाँ से कोई भी रास्ता शादी की तरफ नहीं जाता। इसीलिए हम दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त भी तो बने रह सकते हैं। हम कब तक अपने दुखद अतीत को लेकर चलते रहेंगे? अकेले रहते रहते इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि आर्थिक ज़रूरतों को तो हम पैसे कमाकर पूरे कर लेते हैं, पर हमारी कुछ भावनात्मक ज़रूरतें भी होती हैं, जिसके लिए एक आदत साथी की ज़रूरत होती है, जिससे अपने सुख दुख बांट सके। इसीलिए अब मैं तुम्हें भगाने नहीं दूंगा। मैंने पहले से ही सब सोच रखा है। हम जल्द से जल्द कोर्ट में शादी कर लेंगे। अपना भाग्य अब हम खुद साथ लेंगे। हेमंत के रोम रोम से जैसे मादकता छलक रही थी। वह उद्विग्नता से उठकर माधवी के चेहरे को अपने तृप्त यमुनों से ढक दिया, जो माधवी को जाने कैसी अपूर्व शांति दे रहा था। अक्सर जीवन के सबसे खूबसूरत पल यूं ही बिना किसी आहट के जीवन में प्रवेश कर जाता है।